नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। जानेंगे कि कैसे यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे से दूर आंतरिक राजनीति के कारण ज़ेलेंस्की के खिलाफ देश में ही होने लगे हैं प्रदर्शन। वहीं युद्ध के मोर्चे पर समीकरण भी बदलते दिख रहे हैं। जानेंगे क्या अब रूस दबाव में आ रहा है। वहीं एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अमेरिका ईरान तनाव की। जानेंगे क्या ईरान पर अमेरिकी हमले रुकने के कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं या ईरान की जिद पश्चिम एशिया को फिर से भीषण युद्ध की ओर धकेल रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि म्यांमार के तट पर एक झटके में कैसे डूब गए 500 रोहिंग्या शरणार्थी। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। कहा हमला हुआ तो तबाह कर देंगे क्षेत्र के सभी बुनियादी ढांचे। खाड़ी देशों ने बढ़ाई सुरक्षा। ईयू यूक्रेन ड्रोन डील के बाद रूस का कीव पर बड़ा मिसाइल अटैक, 5 की मौत। यूक्रेन का ब्लैक सी में कई रूसी जहाजों पर हमले का दावा। कीव पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, 300 मिलियन यूरो देने का दिया भरोसा। युद्ध के बीच यूक्रेन में सियासी उठापटक तेज। रक्षा मंत्री को हटाए जाने के विरोध में फूटा लोगों का गुस्सा। फेदरोव ने ज़ेलेंस्की का सलाहकार बनने से किया इनकार। सरकारी ऊर्जा कंपनी के प्रमुख कुरेस्की नए प्रधानमंत्री। भारत की मेजबानी में बिम्स्टेक सुरक्षा शिखर सम्मेलन। एनएसए अजीत डोभाल ने सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग पर दिया बल। म्यांमार के तट पर रोहिंग्या शरणार्थियों को ले जा रही 2 नाव डूबी। संयुक्त राष्ट्र ने जानमाल के नुकसान पर जताई गहरी चिंता। रखाइन प्रांत से शुरू हुई यात्रा, खराब मौसम और मॉनसून बना काल। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब कीव की सियासत भी उबाल पर है। पहले प्रधानमंत्री यूलिया और फिर रक्षा मंत्री माइखाइलो फेदरोव की विदाई ने ज़ेलेंस्की सरकार की रणनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच यूक्रेन की संसद ने एनर्जी एग्जीक्यूटिव सर्गेई कोरेस्की को प्रधानमंत्री नियुक्त करने को मंजूरी दी है। 2022 में रूस के हमले के बाद से वो इस पद पर आने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। दूसरी ओर युद्ध के मैदान में ड्रोन, मिसाइल और समुद्री हमलों का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। आखिर यूक्रेन की इस नई रणनीति का रूस पर कितना असर पड़ रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। यूक्रेन इन दिनों 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ जंग का मैदान है तो दूसरी ओर सियासी उठापटक। प्रधानमंत्री यूलिया के इस्तीफे के बाद रक्षा मंत्री माइखाइलो फेदरोव की छुट्टी से यूक्रेन से लेकर सहयोगी देशों तक हलचल पैदा हो गई है। फेदरोव का इस्तीफा ऐसे समय में आया जब उनके नेतृत्व में यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय युद्ध के मैदान में रूस को पहली बार इतनी तगड़ी चोट पहुंचाने में सफल होता दिखाई दे रहा है। साथ ही जब उन्हें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सैन्य सुधारों का चेहरा माना जा रहा था, तो अचानक उन्हें पद मुक्त करने से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है या यूक्रेन की सत्ता के अंदर चल रही किसी बड़ी खींचतान का संकेत? फेदरोव सिर्फ 35 साल के हैं और पिछले 6 महीने से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इतने कम समय में उन्हें सेना में तकनीकी बदलाव, ड्रोन युद्ध और रक्षा खरीद व्यवस्था में सुधार के लिए काफी सराहा गया। उनके कार्यकाल में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लंबी दूरी के ड्रोन हमले तेज किए। यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस की कई तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया, जिससे रूस की ऊर्जा व्यवस्था पर दबाव पड़ा। इन शानदार उपलब्धियों के दावे के बीच फेदरोव की विदाई को लेकर यूक्रेन के बड़े हिस्से में नाराजगी देखी जा रही है।
हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस्तीफे के पीछे सियासी लाभ की अटकलों को खारिज कर दिया है। उधर युद्ध के मोर्चे पर रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन ने काला सागर और अजोव सागर में रूस के 6 टैंकरों और 2 टगबोट पर हमला करने का दावा किया है, जबकि रूस ने कीव में सैन्य और औद्योगिक ठिकानों, ओडेसा और पिवदेनी बंदरगाहों पर बुनियादी ढांचे और एक समुद्री जहाज को निशाना बनाने का दावा किया है। अमेरिकी मध्यस्थता में कई दौर की बातचीत के विफल रहने के बाद यूक्रेन ने 26 जून को रूस के खिलाफ 40 दिन का विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरी, ऊर्जा और सैन्य ठिकानों पर हमला बढ़ाया। क्रीमिया में रूसी सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचाया। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों तक ड्रोन और मिसाइल हमले किए। यूक्रेन की रणनीति साफ है कि रूस की युद्ध मशीन को चलाने वाली अर्थव्यवस्था और सप्लाई सिस्टम को कमजोर किया जाए, और इसमें काफी हद तक वो सफल भी होता दिख रहा है। रूस के कई हिस्सों में तेल की कमी की खबरें सामने आने लगी हैं। यूक्रेन के इन हमलों से रूस के भीतर भी बहस शुरू हो गई है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर क्यों है। यूक्रेन दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो केवल बचाव नहीं कर रहा, बल्कि रूस के खिलाफ पहल भी कर सकता है। यूक्रेन को इसका लाभ भी मिला है। हाल के महीनों में अमेरिका और नेटो का सहयोग भी बढ़ा है, लेकिन इतने भर से रूस को घुटनों पर झुका पाना काफी मुश्किल है। और इस ताजा अपडेट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल यही है कि ये काफी क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर में कि यूक्रेन में ये क्या कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री यूलिया को हटा दिया गया, डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया गया, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, और लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं फेदरो को हटाने के खिलाफ। चंद्रशेखर जी, ये हम देख सकते हैं कि अंदरूनी एक पावर स्ट्रगल की तरफ जा रहा है यूक्रेन, क्योंकि इतने पॉपुलर डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको हटाए जाना इसका अंदेशा लगता है कि ये एक तरह से एक पावर स्ट्रगल है दोनों के बीच में। खास करके इनकी पॉपुलैरिटी देखें तो जो इनके डिफेंस मिनिस्टर जिनको हटाया गया है, उनकी पब्लिक में जो आप देख रहे हैं कि लोग प्रदर्शन पे आ गए सपोर्ट में, तो इसका मतलब पब्लिक के अंदर भी सपोर्ट है इनके। और साथ में चंद्रशेखर जी, एक गौर करने वाली बात है कि एक युवा नेता है, 35 साल की उम्र है, तो जेन जी वगैरह इनके पीछे है, ऐसा लग रहा है। अभी हमको और इसकी पुष्टि होगी आने वाले दिनों में, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक जेलेंस्की और उनके बीच जो करीबी सहयोगी रही हैं, उनके बीच में पावर स्ट्रगल अब आगे हो रहा है। और हालांकि ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन हमले जो है वो तेज़ कर रहा है, रूस के हमले भी कीव के ऊपर बहुत तेज़ हुए हैं और बहुत डैमेज हुआ है उससे। तो एक तरह से ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि पावर स्ट्रगल अंदर और बढ़े यूक्रेन के अंदर। अतुल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग वहां पर सड़कों पे उतर आए हैं फेदरो को जो हटाया उसके खिलाफ, और पीएम जो यूलिया थी उनको क्यों हटाया ये भी पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में आने वाले समय में क्या जेलेंस्की के लिए होम पॉलिटिक्स की बात करें या यूक्रेन में देश के अंदर की बात करें, ये संकट काल शुरू होने वाला है? मुझे लग रहा है चंद्रशेखर जी कि इंटरनल स्ट्रगल जो है, इसके ऊपर बहुत सारा मीडिया इसके ऊपर गौर नहीं करता, जो इंटरनल इनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब आप ये देखें कि यूक्रेन में चुनाव नहीं हुए हैं, जेलेंस्की की टेन्योर है उसको ख़त्म हुए डेढ़ साल के करीब हो चुका है, जहाँ तक मेरी याददाश्त है। तो उसके बीच में जो बाकी के जो नेता हैं या एस्पिरेंट्स हैं, वो उनके लिए भी एक समय आ गया है कि वो भी अपना विरोध प्रकट करें। साथ में आप कहें तो युद्ध स्तर में एक तरह से स्टेलमेट हम मैक्सिमम कह सकते हैं, कोई गेन नहीं हो रहा, बल्कि डोनेट्स्क में तो एक तरह से टेरिटरी लूज की जा रही है। ओडेसा पे अटैक्स शुरू हो गए हैं रशिया के, तो वो भी कामयाबी आपको नहीं नज़र आ रही। तो इसका मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि अंदर की पावर स्ट्रगल ये बढ़ेगी, और साथ साथ जो बाहर से जो सपोर्ट आ रही है, अब उसके भी दावेदार अंदर बढ़ रहे हैं कि भाई क्यों जेलेंस्की सारे उसके सपोर्ट का हिस्सेदार बने, हम भी हैं इस पूरे मैदान में। तो मुझे लग रहा है कि ये इंटरनल डायनेमिक्स है, हमें इसको गौर करना चाहिए। और अगर ये स्टेलमेट बढ़ती गई या रूस के हमले बढ़ते गए, तो ये पावर स्ट्रगल जो है और भी आगे बढ़ेगी। सर, अगर वॉर फ्रंट की हम बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आजकल थोड़ा सा वेस्टर्न मीडिया को हम देखें तो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन बहुत तेज़ी से हमले कर रहा है, रूस के अंदर तक हमले कर रहा है, रूस के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना रहा है, बंदरगाहों को निशाना बना रहा है। क्या कुछ हकीकत है सर? देखिए,
कुछ तो ऑफेंसिव है, ये तो अब नकार नहीं सकते, क्योंकि कुछ जो विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं वो झूठ नहीं बोलते। वो अनलेस वो एआई जनरेटेड है, मुझे नहीं लगता ये एआई जनरेटेड है बहुत सारे जो हम देख रहे हैं। तो अटैक, डीपर अटैक्स तो हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर, सेंट पीटर्सबर्ग जैसे या मॉस्को के एयरपोर्ट्स की तरफ अगर आप अटैक कर पाएँ तो आपकी जो इन डेप्थ कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया की एक और चीज़ होती है कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बताना होता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम एक जीते हुए घोड़े को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो भी एक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है कि भाई हम एक विनिंग पार्टी को जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक डोमेस्टिक होता है। और ये अमेरिका में भी है, क्योंकि अमेरिका का अगर आप देखें तो एक समय था जब अमेरिका को लग रहा था कि यूक्रेन बिल्कुल हार रहा है, और एंकरेज में जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी, जिसमें एक तरह से समझौता हो गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा लगने लगा कि शायद पलटवार कर रहा है यूक्रेन, तो जो उस पर पैंतरे फिर बदले गए। और अब यही दिखाना होता है कि भाई हम विनिंग हॉर्स को बैक कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सी खबरें जो आती हैं उसकी पुष्टि करने के लिए आती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों तरफ से हमले चल रहे हैं। और रूस की तरफ से भी ओडेसा और कीव पे खासकर हमले जो बढ़ गए हैं, और खासकर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग या जहां पर नेटो का सामान रखा हुआ है उनके ऊपर जो है हमले ज़्यादा तीव्र हो गए हैं रूस की तरफ से भी। तो इसलिए ये एक तरह से नैरेटिव वॉर है वो जो चल रही है कि कौन आगे है। ये वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि यूक्रेन का पलड़ा थोड़ा भारी है। मुझे लगता है बात दरमियान है इनके, इसके बीच की बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि स्टेलमेट है इस वक्त ठीक है इस युद्ध। सर, बातचीत का कोई, क्योंकि बातचीत तो बिल्कुल एक तरह से डिरेल हो गई है इस युद्ध को रोकने की। मुझे लगता है चंद्रशेखर जी कि वेस्ट में खासकर के यूएस में मंशा बदली है। वो अब वो नहीं चाहते कि इसका समझौता हो एक तरह से। तो ये जो एंकरेज की हम बात करते हैं, अलास्का टॉक्स, वो पीछे रह गई हमारे। अब जो है मैक्सिमम प्रेशर अगर रशिया के ऊपर पड़े तो वो ही मुझे सामने नजर आ रहा है। खास करके अब कल की भी एक खबर देखें कि रशिया जो तेल का सामान बेच रहा है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। हम चीन, भारत और कई और देशों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, आप नहीं खरीद सकते। तो प्रेशर जो है आर्थिक रूप से और मिलिट्री रूप से ये आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं लग रहा कि कोई समझौते की तरफ या बातचीत की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। 5वें दिन भी मिसाइलों, ड्रोन और जवाबी हमलों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। जहां एक तरफ सैन्य कार्रवाई तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर दोनों देशों की बयानबाजी भी लगातार आक्रामक होती जा रही है। आखिर इस बढ़ते संघर्ष का अगला पड़ाव क्या होगा और पूरे पश्चिम एशिया पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ईरान पर अमेरिकी हमलों और जवाबी हमलों का आज 5वां दिन है। हर दिन हमले और तीव्र और बयानबाजी और आक्रामक होती जा रही है।
फिलहाल कूटनीति के मेज सजने के बजाय युद्ध का मैदान बारूदी गंध और आग के गोले में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष फिलहाल किसी तरह नरमी दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं। मध्यस्थ देश तकनीकी स्तर की वार्ता को बहाल करने की अपील कर रहे हैं। गुरुवार को अमेरिका ने उत्तरी ईरान के सेमनान शहर पर एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार हमला किया। यहीं से ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन और अंतरिक्ष कार्यक्रम संचालित होता है। इसके अलावा अमेरिका ने कुराकाओ के झंडे वाले तेल टैंकर बेलमा पर गोलीबारी का भी दावा किया है। ये जहाज फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप की ओर जा रहा था। अमेरिकी सेना के अनुसार जहाज ने कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद दिशा नहीं बदली, जिसके बाद एक अमेरिकी विमान ने जहाज की चिमनी पर मिसाइल दागकर उसे निष्क्रिय कर दिया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने तड़के बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। ईरान ने इन हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि इन देशों ने ईरानी हमलों को विफल करने की बात कही है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद सभी बुनियादी ढांचे को नेस्त नाबूद करने की धमकी दी है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के समझौता नहीं करने पर उसके पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाने की चेतावनी के जवाब में ये धमकी दी है। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी बाहरी ताकत की दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ईरान की ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता है। वहीं इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने इराक के स्वायत्त उत्तरीय कुर्द क्षेत्र के शहर इरबिल पर रात में हुए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। अधिकारियों के अनुसार इस ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया गया। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री अल जैदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। वहीं ईरान में बढ़ते अमेरिकी हमलों के बीच दक्षिणी क्षेत्र हुर्मुज़गान, बुशहर, खुजेस्तान और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांतों में 12वीं की अंतिम परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक महिला अमेरिकी नागरिक को रिहा किए जाने को लेकर ईरान की तारीफ की है। इस अमेरिकी नागरिक को ईरान ने दिसंबर 2024 में गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि महिला को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। अब छोड़े जाने पर अमेरिका ईरान के सद्भावनापूर्ण कदम की सराहना करता है। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, अगर ये इस संकट की हम बात करें जो ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? ये तो हमने अपनी रिपोर्ट में बता दिया। क्या इसका भविष्य होगा अतुल जी? किस तरह से जो हाल के दिनों में घटनाएं हो रही हैं उसका आप विश्लेषण करना चाहेंगे? चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है दोबारा से इसका एक नए साइकिल पे आ गया है और ये अभी उसका बातचीत की तरफ जाना या किसी तरफ से कमज़ोर पड़ना या कोई इसका हल निकलना मुझे नहीं नज़र आ रहा। और इसकी वजह यह है कि ईरान ने कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो उसका ट्रम्प कार्ड है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं छोड़ेगा, उसकी नाकाबंदी करके रखेगा। और अमेरिका का कहना है कि हम उसको खोलेंगे और पूरी तरह से एक ब्लॉकेड फिर से वहाँ पर कर दिया और रोज़ हवाई हमले शुरू हुए हैं। हमने पहले भी ये डिस्कस किया आपके साथ कि हवाई हमलों से कोई रेजिम चेंज होने वाली नहीं है, इसलिए ये सिलसिला चलता रहेगा। अब एस्केलेशन कैसे हो सकती है? एस्केलेशन जो मुझे लगता है कि हो सकती है वो होगा अगर गल्फ ऑफ एडन में जो हुतीज़ हैं उनका हमला वहाँ पर हो, क्योंकि सुएज़ कनाल जो रूट है अभी तक उसके ऊपर उसको निशाना नहीं बनाया गया और वो ईरान बना सकता है हुतीज़ के द्वारा। तो वो एक और एस्केलेशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो खाड़ी के देश हैं जिसके ऊपर ईरान अटैक कर रहा है, कुवैत की बात की, हम बहरीन हो रहा है या कतर है या ओमान भी है, तो इनके जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है चंद्रशेखर जी, जैसे कि वाटर जो डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स हैं, वाटर पाइपलाइंस है, देखिए रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर अगर पानी की अगर किसी तरह से कमी आ गई तो बहुत मतलब लोग वहाँ से मिलियंस में भागेंगे, तो वो एक सर्वाइवल का इशू बन जाता है। उसके ऊपर भी अभी ईरान ने इसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया, यूएस बेसिस के ऊपर ज़्यादातर उस पर अटैक किए हैं। तो ये एस्केलेशन के कई पहलू हैं जो मुझे लगता है आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ऐसे जो ये अमेरिका का जो अटैक्स हैं वो अगर बढ़ते जाएंगे तो यही होने की संभावना है। मुझे लगता है कि ये युद्ध विराम का जो कुछ दिन का था वो दोनों साइड्स ने अपने आप को रीस्टॉक किया है, उसको इस्तेमाल किया गया है। ये नहीं कि युद्ध विराम की तरफ, लेकिन दोनों ने ये तय कर लिया था कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी के दोबारा से हम अपनी जो क्षमता है, सैन्य क्षमता, उसको दोबारा से
फिर से एक तरह से उसका नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, उसको वापस लेके आएं। ये रिपोर्ट्स जो ईरान से आ रही है वो ये कह रही हैं कि जो क्षति पहुंची थी ईरान के मिसाइल आर्सेनल में पिछले राउंड में का 50% उसकी भरवाई कर ली है ये युद्ध विराम के दिनों में दौरान। तो एक तरह से आप तैयार हैं अब लंबे युद्ध के लिए, और वही मुझे दिख रहा है। और उसके साथ साथ उस सिर्फ रीजन को नहीं कि पूरे विश्व को उसका नेगेटिव एक फॉल आउट आएगा, और भारत के ऊपर भी आएगा, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी सब लिंक्ड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ। अतुल जी, इजराइल क्या कूद सकता है इसमें? देखिए, इजराइल और नियोकॉन्स जो हैं ये दोनों इस वक्त लगे हुए हैं अमेरिका में, जो है उनका पलड़ा। लिंडसी ग्राहम जो थे वो बहुत बड़े एक नियोकॉन थे जिनकी कुछ 2 दिन पहले मौत हुई है। तो वो भी एक फैक्टर आ गया है, नियोकॉन फैक्टर बढ़ के, जो डोनाल्ड ट्रंप को उकसा रहा है कि आप इसको जारी रखें, और लक्ष्य वही जो वेनेजुएला का था कि रेजिम चेंज आप करते हुए ईरान के ऊपर। तो ये एक, और इजराइल की भी यही मंशा है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और इसलिए वो बैकग्राउंड फैक्टर्स जो हैं इजराइल के सिर्फ बैकग्राउंड नहीं लेकिन एक्टिव फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि मिलिट्री भी ये अलायंस चल रही है अमेरिका और इजराइल के बीच में। तो इजरायली फैक्टर है, हिजबुल्ला वाला फैक्टर है, क्योंकि ईरान अगर हिजबुल्ला को एक तरह से उस फ्रंट को छोड़ दे तो उसका जो चैनल है एक पूरे मेडिटेरेनियन की तरफ इन्फ्लुएंस का चैनल, वो उससे नष्ट होता है। इसलिए हिजबुल्ला को ईरान जो है अकेला नहीं छोड़ सकता, वो सपोर्ट करेगा हिजबुल्ला को। तो वो भी एक फैक्टर है जो इजराइल और ईरान के बीच में एक तरह से एक नेगेटिव फैक्टर है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको अब ये हम दूर नहीं कर पा रहे। अतुल जी, एक सवाल और है कि ईरान ने जिस तरह से हॉर्मुज को लेकर के एक तरह की एक जिद पकड़ी है, क्या ईरान के अंदर हार्डलाइनर या मॉडरेट, या हम कह लें ईरानी IRGC और जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, इनमें कोई मतभेद है क्या? ये क्यों अलग अलग बयान और अलग अलग तरह से, जिस तरह से हॉर्मुज को लेकर के खासकर? चंद्रशेखर जी, जो मुझे लग रहा है कि अंदरूनी जो स्थिति है ईरान की, उसमें इस वक्त जो पलड़ा भारी है वो IRGC का है जी, कि ग्रेजुएट हुआ है। और आयतुल्लाह खामेनी की हत्या के बाद खासकर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसमें IRGC सबसे आगे, और सो कॉल्ड मॉडरेट्स वो पीछे हैं। लेकिन वो भी अपनी आवाज़ बीच में करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जो फ्यूनरल हुआ था आयतुल्लाह खामेनी का, उसके अंदर आयतुल्लाह मुश्तबा जो उनके सक्सेसर हैं, बेटे हैं, उनकी कहीं हमने तस्वीर नहीं देखी। तो जो ईरान का सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जिस प्रभाव है वो सुप्रीम लीडर का है जी। अगर सुप्रीम लीडर किसी तरह से फंक्शनल नहीं है इस वक्त, तो उसके बाद कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो युद्ध को रोके या कम करे या फाइनल पॉलिटिकल डिसीजन ले सके। मुझे लगता है इस बात को हमें गौर करना चाहिए कि सुप्रीम लीडर कौन है इस वक्त और कितना फंक्शनल है ईरान में, क्योंकि उस पर ऊपर निर्भर करेगा कि कोई डील भी अगर करनी हो, फाइनली वो सुप्रीम लीडर ही कर सकता है। IRGC नहीं कर सकती, ना ये सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, ना प्रेसिडेंट, ये लोग नहीं कर सकते। तो वो एक एलिमेंट है इंटरनल पॉलिटिक्स की जिसकी आप बात कर रहे हो ईरान के अंदर, वो बहुत मुझे लगता है कि उसको हमें और नज़दीक से देखना पड़ेगा। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने म्यांमार के तट के पास 500 से ज्यादा लोगों को ले जा रही 2 नावों के डूबने की जानकारी दी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि ये दोनों नावें जून के आखिर में म्यांमार के रखाइन राज्य से निकली थी। इनमें ज्यादातर रोहिंग्या अल्पसंख्यक यात्री थे, जिनमें बांग्लादेश के शरणार्थी कैंपों से आए कुछ लोग भी शामिल थे। बयान के अनुसार 250 लोगों को ले जा रही एक नाव का संपर्क निकलने के कुछ ही समय बाद टूट गया, जबकि लगभग 280 यात्रियों वाली एक और नाव के 8 जुलाई को म्यांमार के अय्यारवाड़ी तट के पास डूबने की आशंका है।
रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन राज्य का एक ऐसा मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक समूह है जिसे दशकों से उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ा है। इससे बचने के लिए ये लोग अवैध रूप से दूसरे देशों में नाव के जरिए जाते हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असाध्य और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों को चिकित्सीय सहायता से जीवन समाप्त करने की अनुमति देने वाले असिस्टेंट डाइंग विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी है। संसद के निचले सदन ने विधेयक के पक्ष में 291 और विरोध में 241 मतों से इसे पारित किया। यह कानून फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा 3 वर्ष पहले घोषित सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बुधवार को घोषणा की कि वे सैनिकों में टेस्टोस्टेरोन की कमी का पता लगाने के लिए एक नया स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैनिकों को अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने बताया कि 30 साल और उससे ज्यादा उम्र के सैनिकों की जरूरी मेडिकल स्क्रीनिंग के हिस्से के तौर पर यह स्क्रीनिंग हर साल की जाएगी। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीक ने बताया कि यूएस ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत ब्राजील से होने वाले कुछ इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने की योजना बनाई जा रही है। इस बीच यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि ब्राजील की सरकार ने यूएस के साथ ईमानदारी से बातचीत नहीं की और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने ब्राजील के लोगों की भलाई के लिए डील करने से ज्यादा अपने अहंकार को अहमियत दी है। बुधवार को दुनिया के बड़े शहरों में टोरंटो की हवा की गुणवत्ता सबसे खराब रही। उत्तर पश्चिमी ओंटारियो में लगी जंगल की आग के धुएं से आसमान काला पड़ गया, जिसके बाद कनाडा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी की है और लोगों से घरों से कम बाहर निकलने को कहा गया है। एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स की रीडिंग 10 से ज्यादा रही, जिसे बहुत ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। सरकार के अनुसार बुधवार को देश में लगभग 835 जगहों पर आग लगी हुई थी और 122 आग बेकाबू मानी जा रही थी। इस साल अब तक कनाडा में जंगल की आग से 1.9 मिलियन हेक्टेयर जमीन जल चुकी है, जो स्लोवानिया देश के आकार के बराबर है।